Hi students, this is Shine Sir and you're watching Shortcut. In our last video, we have studied chapter number 16, that is economic liberalization and globalization. So we will continue our chapter where we left. So our topic is ग्लोबलाइजेशन. तो पिछले टॉपिक्स के अंदर, जो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि वर्ड आप समझिए, देखिए ग्लोब वर्ड है, ग्लोब से बना हुआ है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोब मीन्स द होल वर्ल्ड. जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का ख्याल हमारे दिमाग में आता है. तो ग्लोबलाइजेशन शब्द मतलब एक देश को पूरी दुनिया से जोड़ना. जैसे कि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत को जब हम पूरे दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? इकोनॉमिकली, यानी कि जैसे कि जो भी चीज़ें भारत में बनती हैं वो पूरी दुनिया में बिकें, या विदेशों में जो चीज़ें हैं वो भी भारत में आकर बिकें. यानी कि ईच एंड एवरी थिंग अवेलेबल इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पर वो चीज़ ना मिले, यानी कि सब जगहों पर ये चीज़ें मिल सकें. इसको हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन. इसमें सामान आ सकता है, चीज़ें जैसे कि सर्विसेज भी, टेक्नोलॉजी भी, इवन लेबर भी. तो इस तरीके से हम दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं. इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबल कर देना सब कुछ. अब ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या किया गया है वो देखते हैं. पहला बताया गया यहाँ पर, ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड. अब जब पहले पुराने समय में जब दो देशों के बीच में ट्रेड करना होता था, व्यापार करना होता था, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी. जैसे कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में लिबरलाइजेशन के बारे में. तो वो सब ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो अड़चने थी, जो भी एक हार्ड जो प्रोसीजर था, उसको काफ़ी ईजी कर दिया गया है, काफ़ी आसान हो गया है अब दो देशों के बीच में ट्रेड करना. दूसरा, such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. अब पैसे के एक्सचेंज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा रहता है. अब देखिए, आप यहाँ से इंडिया से अगर यूएस जा रहे हैं तो यहाँ से आप रुपए लेके जाओगे, तो वहाँ जाके अगर मनी एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी तो आप बहुत परेशान हो जाओगे. वहाँ भले आपके पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा आपकी जेब में या बैंक में, लेकिन अगर मनी एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी तो वहाँ जाके आपको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके पास वहाँ तो डॉलर्स चलेंगे और हमारे पास रुपए होंगे. वैसे ही कोई फॉरेनर जब इंडिया में आएगा तो अगर वो डॉलर लेके आएगा और हमारे पास मनी एक्सचेंज की सुविधा ना होगी, तो वो आदमी, डॉलर हमारे लिए तो वो नकली नोट के समान है. तो एक्सचेंज, जो कैपिटल एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज की सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जिससे आज आप जानते हैं कि मनी ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है. मनी को मतलब एक्सचेंज करना बहुत ही इजी है. वहाँ से डॉलर, अगर आप यूएस से डॉलर इधर मंगवाना चाहते हैं तो डॉलर रुपए में कन्वर्ट होकर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे. तो ये काफ़ी इजी कर दिया गया है, जिससे ग्लोबलाइजेशन को थोड़ी तेज़ी मिली है. ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड. पहले क्या था, टेक्नोलॉजिकली देश सोचते थे कि भाई जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है वो मैं मेरे पास ही रखूं, और अगर कोई देश उसके लिए अच्छी कीमत चुकाता था तो ही उसको बेचा जाता था. लेकिन अभी और बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिससे देश जो हैं एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान कर रहे हैं. जैसे कि आपने देखा कि आज शायद हमारे पास 5 राफेल जो विमान थे जो फ्रांस से चले थे कल, और मेरे ख्याल से वो कल आबू धाबी पहुंचे थे और आज वो भारत में आ जाएंगे. वो विमान हमने फ्रांस से खरीदे हैं. यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अभी. वैसे ही पूरी दुनिया जो है अभी कोविड-19 के लिए दवा बनाने के लिए पूरी भरसक कोशिश कर रही है. अब जब वो दवा बन जाएगी तो क्या जो देश दवा बनाएगा वो उसको अपने पास ही रखेगा? नहीं, ये सब पूरी दुनिया में बांटा जाएगा ताकि इस महामारी से पूरी दुनिया को बचाया जा सके. तो ये एक्सचेंज भी काफ़ी ईजी हो गया आजकल. The last one is free exchange of labor may be there among different nations of the world. एक्सचेंज ऑफ लेबर, यानी कि लेबरर्स जो हैं उनको एक देश से दूसरे देश में जाकर काम करने की भी आज़ादी दी गई. जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो विदेशों में जाकर काम करते हैं. तो अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव क्या क्या है? इफेक्ट्स, मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन have been there on Indian economy. Many advantages and disadvantages are there. अब इसके प्रभाव अच्छे भी रहे हैं और इसके काफ़ी सारे दुष्प्रभाव भी पड़े हैं. वो क्या क्या है वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज़ इनकरेज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इससे FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा मिला है.
यानी कि आज विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनका रास्ता काफ़ी साफ है। ग्लोबलाइजेशन के कारण वो काफ़ी आसानी से भारत में आकर अपना बिजनेस कर सकती हैं, यानी कि इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। Then goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो कि हमसे बहुत आगे हैं, हम कह सकते हैं डेवलप्ड नेशंस, अब जो चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं, जो चीज़ें वहाँ पर पैदा होती हैं, वो चीज़ें भारत के अंदर भी आसानी से पाई जा सकती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आगे है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही भारत जैसा देश जो है वो दुनिया के साथ कंपटीशन लड़ पा रहा है। मैं कहूँगा भारत नहीं, दुनिया के हर एक देश को आज़ादी है कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, सस्ते प्रोडक्ट्स बनाए, बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए और बड़े बड़े देशों के साथ कंपटीशन लड़ सके। ये भी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, अगर भारत में बनी चीज़ें विदेशों में नहीं बिकेंगी तो हमारा जो इकोनॉमी है वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम भले कितना भी प्रोडक्शन करें। तो ग्लोबलाइजेशन ने हर एक कंट्री को एक आधार दिया है, एक बेस दिया है, ताकि वो विदेशों में जाकर भी बिजनेस कर सके। चलिए चलते हैं आगे भी। डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके कुछ। एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेन्ड इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब भारत जैसे देश की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्याएं जो हमारे सामने हैं वो है गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो ये दो सवाल हैं, दो प्रश्न हैं हमारे सामने, बहुत ही बड़े प्रश्न हैं, इन दोनों का जवाब हमको आज तक नहीं मिल पाया। यानी कि इन दोनों को हटाने के लिए जो काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। अब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जो है डेवलप्ड कंट्रीज तो बहुत बखूबी उठा रही हैं, लेकिन भारत जैसा डेवलपिंग नेशन जो है वो इसके जो प्रॉपर बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए डेवलपिंग नेशंस को, वो नहीं मिल पा रहे हैं एक्सपोर्ट के कारण भी। यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, लेकिन उसके बावजूद जो फ़ायदे मिलने चाहिए भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को वो नहीं मिल पा रहे। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट्स वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन्ड लेस बेनिफिट। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ है ताकि विदेशों में डिमांड को पूरा किया जा सके, लेकिन इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं ले पाई। जैसे कि आपने देखा था 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हमने पढ़ा था कि भारतीय चीज़ों की डिमांड विदेशों में इतनी थी कि अंग्रेज़ों को, यूरोपियंस को भारत की तरफ का एक रास्ता, सी रूट खोजने के लिए वो मजबूर हो गए। और जो चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी थी, हमारी जो चीज़ें वहाँ चलती थी ज़्यादा, वो थी मसलिन, मसाले हमारे थे यहाँ के जैसे कि क्लोथ्स थे, कॉटन वगैरह, वो चीज़ें, यानी कि वो एक तरह से देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। तो इसके आगे हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO के नाम से भी जानेंगे। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको नोट कर लेना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 1995 को बाय द मेंबर नेशंस ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने मिलकर इसको शुरू किया था। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब WTO के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला है टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। अब ग्लोबल ट्रेडिंग यानी कि पूरे विश्व में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हम बोले तो ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जो भी रुकावटें हैं, तो जो भी रुकावटें हैं ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में, यानी कि दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको हटाना, ये काम है WTO का। देन टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। प्रोटेक्शन पॉलिसी को भी रिमूव करना जो कि अलग अलग देशों ने अपने अपनी इंडस्ट्रीज़ को दिया है फॉरेन ट्रेड के लिए, यानी कि जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई हैं ताकि विदेशों से जब ट्रेड किया जाए तो उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा रखी जाती हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करने का काम है WTO का। देन इट इज़ टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर
जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है, यानी कि पूरी दुनिया में ट्रेड करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इन दोनों को साथ लेकर चलना, ताकि ट्रेड भी हो सके ग्लोबली और इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिल सके। थोड़ा सा टेबल में पास में कर लो। उधर जाओ। देन टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड, इसके अलावा WTO का काम है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी कि अगर कहीं दो देश आमने सामने हो जाएं, लड़ पड़ें रिलेटेड टू ट्रेड, तो उस मुद्दे को भी सुलझाना ये भी WTO का काम है। आगे हम देखने जा रहे हैं, इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना ताकि मल्टीनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। मल्टीनेशनल मतलब आप जानते हैं, मल्टीनेशनल मतलब एक ही कंपनी, हम बोलते हैं आजकल बहुत सारे हमने नाम सुने, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसको हम MNC के नाम से भी जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों के अंदर काम कर रही है। तो WTO का काम है कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसा मतलब एग्रीमेंट बनाना जो कि मल्टीनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। अब बहुत सारे देश हैं जो कि मल्टीनेशनल ट्रेड को बढ़ावा नहीं देते हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके वहाँ पर अगर दूसरी कंपनीज को ट्रेड करने जाना है तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोसीजर है, वो बहुत ही टफ पड़ता है। तो WTO क्या करती है, वो उन के बीच में डिबेट या कि नेगोशिएशन करने का काम करती है। डिबेट या नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करके एक हल निकालना, ताकि हर एक कंपनी, हर एक देश वहाँ जाकर बिजनेस कर सके और उस देश का भी डेवलपमेंट हो और दूसरे जो कंपनीज है वो भी वहाँ जाकर काम कर सके। देन WTO एनकरेजेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। WTO अनबायस्ड ट्रेड को बढ़ावा देता है। अनबायस्ड मतलब किसी एक देश के प्रति रुझान ना हो, यानी कि सब देशों को इक्वली बेनिफिट मिल सके, सब देशों को इक्वली चांस मिल सके ट्रेड करने का, यानी कि कोई एक बड़ा देश अपनी पावर के दम पे सिर्फ बेनिफिट कमाता रहे, ऐसा ना हो, ये भी देखने का काम WTO का है। आवाज आ रही है भाई? The last one is different nations follow their own national policy. It observes them and suggests required improvements. अब हर एक देश जो है वो अपनी नेशनल पॉलिसी चलाता है। अब हम जानते हैं कि हमारी खुद की पॉलिसी है। WTO कौन होता है हमारे बीच में दखल अंदाज करने वाला? लेकिन WTO क्या करता है, वो उनको सजेशंस देता है ताकि वो अपनी पॉलिसी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी उस देश की भी डेवलप हो सके। तो ये WTO के फंक्शंस हैं। अगला हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। भारत जो है वो WTO का मेंबर है जब से ये बनी है तब से। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया? अब देखते हैं क्या है। India's contribution to world trade was 0.5%. Our exports have increased tremendously due to increase in international trade. भारत का जो शुरुआती ट्रेड था पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ यानी कि 100 में से हम आधा % यानी कि 0.5% ही ट्रेड करते थे विदेशों के साथ, लेकिन ये बढ़कर 1% हो गया, यानी कि डबल हो गया ऑलमोस्ट। आधा % था, अभी 1% हो गया, तो डबल हो गया। तो ये भी हमारे लिए अच्छी उपलब्धि है। As a member of WTO, India has been able to increase export of its agro products. अब WTO के मेंबर होने के नाते भारत को एक बेनिफिट ये मिला है कि विदेशों में हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि भारत एक अग्रेरियन कंट्री है, तो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। Then, due to increase in export, pressure on imports has reduced and foreign investment has been increased in foreign exchange. अब भारत ने जब एक्सपोर्ट ज़्यादा शुरू कर दिया है, इससे इंपोर्ट कम हो गया है, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो। पहले क्या था, हम सिर्फ मंगवाते थे चीज़ें, अब चीज़ें मंगवाएंगे तो बदले में हम पैसा देंगे उनको, तो इससे हमारा जो करेंसी है वो विदेशों में जाएगी और हमारे देश का जो रुपया है वो कमज़ोर होता जाएगा, हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, अब इंपोर्ट भी आ रहा है और एक्सपोर्ट भी जा रहा है, यानी कि एक बैलेंस बन गया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इससे बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज भी। आगे है हमारा टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन क्या है वो हम देखते हैं आगे।
अब एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया विल नॉट ओनली गेट above mentioned but benefits but also has to comply with some conditions. It is especially dependent on how fast India increases its infrastructural facilities and how developed countries treat India. अब WTO के मेंबर के साथ साथ भारत को ये ऊपर जो बेनिफिट हमने पढ़े हैं वो तो है ही, इसके बावजूद भारत को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम और ज़्यादा डेवलप हो सकें, और पूरी दुनिया में भारत को अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो बहुत जल्द हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे उभरेंगे. Next our topic is sustainable development. According to the definition of sustainable development is the development which meets the needs of present generation without compromising with the ability of future generations to meet their own needs. Thus the idea of sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitations and man-created cover environment, that is. The way and the speed with which present generation is developing, it cannot be maintained in the future. There is a fear that luxuries which present generation is enjoying may not be there for future generations. अब यहाँ पर कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है. सबसे पहले इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेन करना, यानी कि आज जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज कमिंग जनरेशन्स के लिए बच पाएंगे? इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आज की जो डेवलपमेंट है वो इस आधार पे करें, इस शर्त पे करें कि आने वाली जनरेशन्स को ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये मिल पाएँ. आपने एक ऐड देखा होगा टेलीविज़न के अंदर, बहुत बार आता है, जिसमें पेट्रोल बचाने के लिए एक फादर एंड हिज सन, वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, तभी आगे रेलवे फाटक बंद होता है तो वहीं पर वो खड़े रहते हैं कार के अंदर. अब फादर जो हैं वो गाड़ी चालू रखते हैं, तो बेटा बोलता है पापा गाड़ी बंद कर दीजिए, क्या आप हमारे लिए पेट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हो? अब ये छोटी सी ऐड जो है, जो हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हम किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. अब यहाँ पर बच्चा बोल रहा है अपने फादर से कि आप गाड़ी को बंद रखिए, तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, बट ये मायने रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर रोज़ हर समय अगर हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स पे या इवन रेलवे फाटक के ऊपर जो क्रॉसिंग्स रहती हैं, वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और काफ़ी समय तक वो जो फाटक है, वो जो क्रॉसिंग्स हैं वो बंद रहती हैं. तो उस दौरान जब गाड़ियाँ चालू रहेंगी तो पेट्रोल वेस्ट होगा, डीजल वेस्ट होगा. अगर ये वेस्ट होगा तो नो डाउट हम डीजल अभी तो पूरा कर पा रहे हैं अपने लिए, यानी कि डीजल पेट्रोल हमारे पास अभी है, इनफ है, लेकिन क्या हमारी कमिंग जनरेशन्स को ये सब फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं आज वो ना मिलें? ऐसा हम चाहते हैं? नहीं. अगर हम ऐसा चाहते हैं कि उनको भी ये सब सुख सुविधाएँ मिल पाएँ, ये जो लग्जरीज़ हम आज यूज़ कर रहे हैं ये उनको भी मिल पाएँ, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. अब इसके मुताबिक हमारे कारण जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से. हम अपनी लग्जरीज़ को, अपनी जो ऐशो आराम, जो सुख सुविधाएं, उनको एंजॉय करें, लेकिन इस आधार पे ना करें, इस कीमत पे ना करें कि कमिंग जनरेशन्स को ये सुविधाएं ना मिल पाएँ. कि आने वाली जनरेशन के साथ कार तो हो लेकिन उसमें डालने के लिए पेट्रोल ना हो, आने वाली जनरेशन के पास टेलीविज़न तो हो लेकिन उसको चलाने के लिए बिजली ना हो. तो हम इस तरीके का खेल नहीं खेल सकते उनके, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. देयर इज़ अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयर क्वालिटी इज़ ऑल्सो डिटेरियोरेटिंग. अब नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम हो गए हैं डेवलपमेंट के कारण. अब देखिए डेवलपमेंट जो है वो किसके कीमत पे, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. अब ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज़ होगा तो इससे क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे यानी कि ख़त्म होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी. इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन एनवायरनमेंट. अब हमें पूरी चीज़ों को ध्यान, अब देखिए आज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हम गाड़ियों वालों की बात करें, हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले हैं, हमारी गाड़ी में से धुआं निकलता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार धुआं एक गाड़ी से निकल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. और जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो उसके लिए सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, आपकी कमिंग जनरेशन्स को भी झेलना पड़ेगा. तो इसीलिए आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ स्टडीड, इसी कारण से हम इसको पढ़ रहे हैं, और ताकि हमारी कमिंग जनरेशन्स के लिए हम एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा फ्यूचर उनको दे के जा सकें.
फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे जो हैं, जैसे कि कल्टिवेबल फार्म्स, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, इनका यूज़ हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि इनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा, उनका यूज़ हमें जुडिशियसली करना चाहिए। जुडिशियसली का मतलब कम मात्रा में करना चाहिए, काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए कि जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए। यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करें और उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखें, जैसे कि कल्टिवेबल फार्म भी बोला है इन्होंने। तो फार्म्स की बात करें हम, उसमें इतना ज़्यादा आजकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो है केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। फॉरेस्ट को हम बहुत ज़्यादा मतलब काटते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी, कम करनी होंगी, ताकि ये सब बचा रहे फॉर द कमिंग जनरेशंस। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। A sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development। अब ऐसा कहा जाता था, जैसे हम पहले पढ़ते थे, कि इंडस्ट्रीज जो है वो शहर से दूर लगाई जानी चाहिए ताकि पोल्यूशन जो है शहर में ज़्यादा ना हो पाए। अब वो भी ठीक था, लेकिन अब उसको, उस कंसेप्ट को थोड़ा बदल दिया गया है कि इंडस्ट्री शहर से दूर तो लगाई जाए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो। अब आप जानते हैं बहुत दूर फैक्ट्री लगाई गई है, इंडस्ट्री लगाई गई है, तो वहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ होगा, और गाड़ियों का यूज़ होगा तो इससे जो हमारा पेट्रोल, डीजल जो है उसका उपयोग बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो इस कारण से हमें इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऐसे लगानी चाहिए, वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े। इसके अलावा हमें इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। Those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purposes. Example, producing electricity, flood control, transportation, etc. हमें रिसोर्सेज का यूज़ इस प्रकार से करना चाहिए कि यानी कि मल्टी यूज़ होना चाहिए उसका, यानी कि डिफरेंट यूजेज होने चाहिए। एक ही चीज़ के आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि जैसे हम जैसे आप लीजिए कि वाटरमेलन लीजिए, वाटरमेलन का यूज़ घर में गृहिणियाँ क्या करती हैं, उसका वाटरमेलन को खाने के बाद जो उसका ऊपर का छिलका बचता है, उससे क्या बनाया जा सकता है, टूटी फ्रूटी जो आप लोग खाते हैं वो भी उससे बन जाता है, जो आप लोग मार्केट से लेते हैं वो उसी से बना होता है लगभग। तो यानी कि उसका मल्टी यूज़ हो गया, यानी कि आप उसको उस तरीके से आपने उसको खा भी लिया और उसके अंदर का जो पार्ट था उसको भी वेस्ट नहीं, यानी कि डबल यूटिलाइजेशन हो गया। वैसे यहाँ पर ऐसे पर्पसेस का यूज़ करना चाहिए, ऐसे मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसका यूज़ एक से ज़्यादा तरीके से हो सके। जैसे कि डैम्स बनाए जाते हैं जिसको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। उस डैम्स में क्या होता है, एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है, बिजली बन सकती है, दूसरी तरफ उससे फ्लड भी कंट्रोल होते हैं, उसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है, उसके अंदर फिश फार्मिंग भी की जा सकती है। तो ये मल्टी यूजेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वेस्ट वगैरह वो लोग डिस्पोज करते हैं, पॉइजनस केमिकल्स हो गए, इन सब चीज़ों को प्लानिंग के साथ क्या करना चाहिए, हमें इनको डिफ्यूज़ करना चाहिए, काफ़ी डिस्पोज करना चाहिए एक प्लानिंग के साथ। यानी कि सिंपली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका गंदा पानी, केमिकल वाला पानी पूरा नदियों में मिल जाता है और पूरी नदियों को दूषित कर देते हैं। तो इसके लिए ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए हमें। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्लम्स बढ़े ना, यानी कि स्लम एरिया जो है, झोपड़पट्टी जिसको हम बोलते हैं, स्लम मतलब झोपड़पट्टी, तो झोपड़ियाँ वगैरह जहाँ पर लोगों की होती है वो काफ़ी डर्टी एरिया होता है, तो उसको भी बढ़ने से हमें रोकना चाहिए ताकि क्लीनलीनेस को बढ़ावा दिया जा सके। द लास्ट पॉइंट इज stress should be laid on use of non-conventional energy resources such as solar and wind energy। हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं आगे, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब अर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी 1972 के अंदर, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। उसके बाद समय समय पर इसके सेमिनार्स, कन्वेंशंस, कैंप्स लगाए जाते हैं ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाएं। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशंस इज प्रेजेंटेड। अब इसके मुताबिक गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो पॉल्यूशन कंडीशन, जैसे आप जानते हैं अभी दिल्ली जैसे शहर में और भारत के बड़े बड़े शहरों का जो पॉल्यूशन लेवल है, कंडीशन जो है, वो सब बताया जाता है टीवी चैनल्स के ऊपर, ताकि लोग उससे वाकिफ़ हो सकें कि वो जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में, क्या वो उनके लिए सेफ़ है या नहीं। दूसरा,
सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टेब्लिश टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स बनाए गए हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि प्रेजेंटली अगर बात करें, आज से 4-6 महीने पहले एक रूल निकाला था सरकार ने कि गाड़ी के साथ PUC सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर PUC नहीं है तो उसके लिए भी चालान कटेगा, जो कि पहले इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं था। उसके बाद जो PUC सेंटर्स थे वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई, ताकि वो 50-100 रुपये का PUC अगर नहीं सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो उसके लिए आपको काफ़ी बड़ा चालान भरना पड़ सकता है। तो लोगों ने, मतलब इससे क्या होता है कि गाड़ी की जो एक पोल्यूशन लेवल है वो हमें आइडिया आ जाता है कि क्या पोल्यूशन लेवल है। देन 5 जून जो कि है, जिसको एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया है, वो भी हमें धूमधाम से मनाना चाहिए ट्री प्लांटेशन के द्वारा। इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। भारत में 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटेरियोरेटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। अब भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर सब देशों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें ओजोन को प्रोटेक्ट किया जाए। ओजोन लेयर जो है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किए गए हैं। फिर न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ डिस्फ्यूज़ किया जाए, कैसे डिस्पोज किया जाए, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखा जाए, ये भी सब एग्रीमेंट्स किए गए हैं। तो ये जो सब चीज़ें हमने पढ़ी, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली हैं। और ये सिर्फ आपकी या मेरी ड्यूटी नहीं है, ये सब, हम सब, ईच एंड एवरी सिटीजन, नोट ऑफ आर कंट्री, भारत के सिटीजन्स की बात नहीं, पूरे विश्व की बात करें अगर हम, तो ये हर एक विश्व के जो सिटीजन हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसके लिए भी आपको जानकारी मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।